सो हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिविडेंड्स, रिटर्न्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मतलब इस चैप्टर का इस बुक का ये जो चैप्टर है, यहाँ पे द फ्यूचर फॉर इन्वेस्टर जो बुक अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें जेरेमी सिगल जी ने ये डिस्कस किया है कि डिविडेंड्स जो कंपनीज देती है तो उसका इम्प्लीकेशंस क्या हो सकता है, डिविडेंड देना चाहिए नहीं देना चाहिए, सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो अगर आपको लगता है कि अगर हम थोड़ा भी अगर आपको क्वालिटी कंटेंट अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। और दूसरा मेरा एक रिक्वेस्ट है, बहुत ही सिंसियर रिक्वेस्ट है, इसी बुक की सीरीज में एक प्रीवियस चैप्टर को बहुत ही अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है, ठीक है। बट जब वहां पे अगर मैं एनालिटिक्स में जाके देखता हूँ तो लोग जो है वो 1 मिनट से ज्यादा वो वीडियो देख भी नहीं रहे। मतलब यहाँ पे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भाई लोग लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या मल्टीबैगर स्टॉक्स ही बता दूं क्या मैं डायरेक्टली, या एक थॉट प्रोसेस दूं, ठीक है, कि जो बहुत ही अच्छे प्रोफेसर है, वॉर्टन के प्रोफेसर है, ठीक है, उन्होंने जो बुक लिखी है उसमें से, तो उसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगता है मुझे। ठीक है, तो आप प्लीज वीडियो जो है इस बुक की सीरीज के वो पूरा देखिए, वो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आप अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, तो अगेन ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी वीडियो देखें इस सीरीज का तो वो पूरा देखें प्लीज। तो आइए चलते हैं इसके साथ। तो यहाँ पे हम मेनली जो है जो मेन प्राइम आइडियाज है, ठीक है, इस बुक में जो डिस्कस किए हुए हैं उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि बुक के अंदर सबसे पहला एग्जांपल अगर दिया हुआ है तो वो माइक्रोसॉफ्ट का है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जब से वो आईपीओ आया था ना तब से लेके कभी तक उसने अपने 16-17 साल की उस टाइम के हिस्ट्री में कभी भी डिविडेंड नहीं दिया था। बट अराउंड 2004 में कंपनी ने $3 पर शेयर का एक अनाउंसमेंट दिया, और उसने ये भी अनाउंसमेंट किया कि वो अपना जो डिविडेंड है बायबैक से, वो अगले 4 साल तक वो डबल करते जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा क्यों सडनली वो अनाउंसमेंट हुआ उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे अभी मैंने बोला कि उन्होंने कभी भी अपनी जो 16 साल की हिस्ट्री थी उसमें कभी भी उन्होंने ₹1 का भी, सॉरी, $1 का भी या 1 सेंट का भी उन्होंने कभी डिविडेंड नहीं दिया था। बट सडनली उन्होंने 2004 में डिविडेंड अनाउंस किया। बट जब तक उन्होंने डिविडेंड अनाउंस नहीं किया था उस पास्ट 16 ईयर्स में, ठीक है, तब तक माइक्रोसॉफ्ट का जो शेयर था उन्हें उसने 36.6% ईयर ऑन ईयर का जो एक CAGR जिसको हम बोल सकते हैं उसका, उतना उनको अपने जो शेयर होल्डर है उनको उतना रिटर्न्स दिया है। अब मतलब हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया कि वो डिविडेंड डिविडेंड जो है वो $3 पर शेयर का एक डिविडेंड दे रहे हैं, ठीक है, और अभी तक उसने कभी भी डिविडेंड नहीं दिया था, और सडनली जब उसने इतना बड़ा डिविडेंड दिया तो बेयर्स जो थे, मतलब जैसे हमको पता है कि बुल्स एंड बेयर्स जो मार्केट में होते हैं, तो जब बेयर्स बेयर्स को ऐसा लगा, ठीक है, कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के पास अभी कोई भी न्यू न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं है, ग्रोथ ग्रोथ के जो प्रोस्पेक्ट है वो अभी नहीं रहे हैं, उसकी वजह से कंपनी जो है वो पैसे जो एक एक्सेस प्रॉफिट वगैरह है वो कंपनी वापस दे रही है अपने शेयर होल्डर को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। तो ऐसा लगा, ठीक है, बेयर्स को। जबकि बुल्स को, अगर अगर हम जो बुल मार्केट में होते हैं जिसको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, स्टॉक ऊपर जाएगा, तो उनको लगा कि नहीं भाई, ये जो है चीज जो माइक्रोसॉफ्ट ने करी है वो अच्छी है। क्यों? क्योंकि जो भी एक्सेस प्रॉफिट है, ठीक है, जो जिसका हम कंपनी जो है वो और जगह पे यूटिलाइज नहीं करने वाली है, तो वो एक अच्छी बात है कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट जो है अपने जो शेयर होल्डर है उसको वापस दे रही है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स और बायबैक्स। तो ये अच्छी बात है, ऐसा बुल्स को लग रहा था। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि मतलब कौन राइट होगा? मतलब बेयर्स जो है वो बोल रहे हैं कि कोई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नहीं होगा, इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट जो है वो जो पैसा है वो वापस दे रहा है अपने शेयर होल्डर को, जबकि बुल्स बोल रहे हैं कि ये अच्छी बात है कि जहां पे कंपनी जो है वो प्रॉफिट शेयर कर रही है अपने शेयर होल्डर के साथ। तो आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन राइट है? तो यहाँ पे जेरेमी सिगल जी ने बहुत कुछ एनालिसिस किया है, ठीक है। तो आइए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्या उन लोगों जेरेमी सिगल जी का रिसर्च क्या कहता है। तो जब उन्होंने डिविडेंड के बारे में बात किया तो ये चैप्टर जो है ना, यहाँ पे एक पूरा मास्टर क्लास है, इसको हम बोल सकते हैं डिविडेंड्स के ऊपर, कि डिविडेंड अगर आपको डिविडेंड कंपनी दे रही है नहीं दे रही है, अगर आपको दे रही है तो उसका क्या करना चाहिए, सारी चीजों को जेरेमी सिगल जी ने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। तो आइए हम समझते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि 1871 से 2003 तक, ठीक है, अगर जितना भी कैपिटल रिटर्न जो भी शेयर होल्डर्स थे उन्होंने अगर कमाया है, ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा कमाया है कि जितने भी उनको डिविडेंड मिले थे उसको री इन्वेस्ट करके, ना कि कैपिटल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ 3% जो है वो कैपिटल गेन से मिला है। बट अगर आपने जितने भी डिविडेंड आपको कंपनी से मिल रहे थे, अगर आपने उसको वापस से इन्वेस्ट करते जाते, ठीक है, उसी स्टॉक्स में, तो आपका जो रिटर्न था वो 90% तक का हो, सॉरी, मतलब यहाँ से आपको जो रिटर्न मिलता उसका जो 97% था वो सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के री इन्वेस्टमेंट में था।
तो ये चीज हमें समझना है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या था कि अगर आपने 1,000 डॉलर जो थे, ठीक है, अगर वो आपने लगाए होते 1871 में, ठीक है, तो वो आपके बन गए होते 8 मिलियन डॉलर। बट अगर आपने मतलब वो जो हम बोल रहे हैं ना कि 1,000 × 8 मिलियन, वहां पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि जितने भी डिविडेंड्स आपको मिले हैं, जितने भी कंपनीज में आपने इन्वेस्ट करके, ठीक है, उस सब सारे के सारे डिविडेंड्स को आपने री इन्वेस्ट किया है उसी स्टॉक्स में, ठीक है। तो तब जाके आपका 1,000 जो था वो 8 मिलियन हो गया। और अगर आपने डिविडेंड को अगर आपने री इन्वेस्ट नहीं किया होता, ठीक है, तो वो आपका 1,000 जो था वो 2,50,000 अराउंड होता। तो आप देख सकते हो कि 8 मिलियन और 2,50,000 में कितना डिफरेंस होता है, राइट। इसके बाद जेरेमी सिगल जी ने 5 पोर्टफोलियो, डिफरेंट पोर्टफोलियोज बनाए, ठीक है, कि जहां पे S&P 500 की कंपनीज ली। और उसमें उन्होंने मतलब 5 पोर्टफोलियो जो उन्होंने बनाए थे, उसमें ऐसा था कि लेट से कि एक पोर्टफोलियो में सबसे कम जिसने डिविडेंड दिया है, मतलब 20% ऐसी कंपनी की जिसका डिविडेंड यील्ड जो है वो बहुत ही कम है, मतलब लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट, ठीक है। ऐसे कर करके मतलब जो सेकंड अगर पोर्टफोलियो है तो वहां पे फर्स्ट पोर्टफोलियो से ज्यादा डिविडेंड यील्ड है, ठीक है। ऐसे करके उन्होंने पांच, मतलब 20 × 5 100% कंपनीज का उन्होंने 5 पोर्टफोलियो बनाया कि कहाँ और सबसे ज्यादा, मतलब जो फिफ्थ वाला जो जिसको हम पोर्टफोलियो बोल सकते हैं, कि जहां पे सबसे ज्यादा डिविडेंड मिलता था, ठीक है। तो ऐसे 5 पोर्टफोलियो उन्होंने बनाए। और जब अभी आप बाजू वाला जो चार्ट है उसको आप डायरेक्टली रेफर कर सकते हो यहाँ पे, कि जहाँ पे आप देख सकते हो कि जिस पोर्टफोलियो का डिविडेंड यील्ड जो था वो सबसे ज्यादा था, उसका अल्टीमेटली रिटर्न जो है वो भी ज्यादा था। मतलब अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर आपने 1957 के अराउंड अगर 1,000 डॉलर अगर S&P 500 की 20% जो सबसे ज्यादा डिविडेंड देती थी, अगर उस कंपनी में इन्वेस्ट किया होता और उस डिविडेंड को आपने वापस से इन्वेस्ट किया होता उसी स्टॉक्स में, ठीक है, तो आपका जो 1,000 था वो बाई 2002 बन जाता 462,750, ठीक है। तो इतना ज्यादा हो सकता था, जबकि S&P 500 का आप देख सकते हो कि 1,30,000 अराउंड है। और अगर लोएस्ट डिविडेंड, मतलब जनरली एक परसेप्शन ये रहता है कि जो डिविडेंड्स कम देती है उसका जो रिटर्न जो है वो ज्यादा बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्लियरली वो मिथ जो है वो पूरा का पूरा गलत है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लोएस्ट डिविडेंड यील्ड वाला जो कंपनीज का जो पोर्टफोलियो था, उसने S&P 500 की कंपनी से भी ज्यादा, सॉरी, उससे भी कम, बहुत ही कम रिटर्न दिया है, ठीक है। तो ये अगेन एक जानने जैसी बात है, ठीक है, कि जनरली हमारा जो मिथ रहता है वो इसका पूरा ही अपोजिट है। अगेन ये डिस्कस हमने कर लिया, ठीक है, अगेन ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से लर्निंग हमें यही लेनी थी, ठीक है, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई कंपनी अगर आपको डिविडेंड अच्छा खासा अगर दे रही है तो उसके पास ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। और ऐसा क्यों जरूरी नहीं है ये भी हम आगे अभी थोड़ा ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जनरली 3 ऐसी मेन रीजंस थे, ठीक है, कि जहाँ पे कंपनीज जो है वो डिविडेंड नहीं देना चाहती थी। तो ऐसे 3 कौन से रीजंस हैं ये हम डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला ये था कि फॉरगोइंग ग्रोथ ऑप्शन, मतलब कि कंपनीज को जनरली ऐसा लगता था, इवन शेयर होल्डर्स को भी ऐसा लगता था कि अगर कोई कंपनी जो है अगर वो डिविडेंड या बायबैक्स कर रही है, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि जब कि कंपनी के पास अभी कोई और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नहीं है, मतलब अभी कंपनी, मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं कि कंपनी के पास अभी कोई जगह पे इन्वेस्ट करने का अभी उनके पास कोई एवेन्यू नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से वो अपना जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी एक्सेस प्रॉफिट हो रहा है या बैलेंस शीट या सॉरी जो भी रिजर्व कंपनी के पास अभी अपनी बैलेंस शीट पे पड़ा है, वो अपने शेयर होल्डर को वो वापस दे रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो कंपनी का जो ग्रोथ है वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक पहला रीजन था, ठीक है, कि जैसा कंपनीज को लगता था कि ऐसा हो सकता है, या शेयर होल्डर को भी लगता था, ठीक है, कि अगर डिविडेंड या बायबैक अगर हो रहे हैं तो ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। ये पहला रीजन था। दूसरा रीजन ये था कि ये जनरली बुक जो है वो US के कंटेक्स में लिखी गई है, ठीक है। तो वहां पे उस टाइम पे भी यही था कि जो डबल टैक्सेशन, मतलब एक होता था कि एक कॉर्पोरेट लेवल पे लगता था और दूसरा जो था वो पर्सनल लेवल पे लगता था। तो इसकी वजह से डिविडेंड जो है वो एक्चुअली में बहुत ही एफिशिएंट मेथड नहीं है शेयर होल्डर को पैसा जो है वो वापस देने के लिए। बट अगर आप डिविडेंड दे रहे हो, ठीक है, तो वहां पे डबल टैक्स लगता था। तो इस वजह से भी कंपनी सोचती थी कि डिविडेंड देने से अच्छा है कि हम या तो कंपनी के पास ही वो अपना जो बैलेंस शीट है उसके ऊपर रखे या तो बायबैक्स कर ले, ठीक है। तो ये भी दूसरा रीजन था कि कंपनी जो थी वो थोड़ा रिलेक्टेंट थी कि अपना जो पैसा है
उसको डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को लौटाने के लिए, क्योंकि वहां पे शेयर होल्डर को अल्टीमेटली टैक्स जो था वो ज्यादा पे करना पड़ेगा। और थर्ड थर्ड जो था वो ईसोप था, मतलब एम्प्लॉय स्टॉक्स ऑप्शन। ठीक है, अभी इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में अब बात करेंगे जब ये हम स्लाइड आएगी तो। ठीक है, तो ये तीन मेन रीजन थे कि जहां पे कंपनीज जो थी वो सोचती थी कि भाई ये तीन मेन रीजन है, इसकी वजह से हम डिविडेंड जो है वो कंपनी सॉरी अपने शेयर होल्डर्स को हम नहीं दे रहे। ये तीन मेजर रीजन है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि क्या चीज थी एक्चुअली में। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन जेरेमी सिगल जी ने बहुत ही अच्छा सा केस स्टडी दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो रीजन था कि फॉरगोइंग ग्रोथ ऑप्शन। ठीक है, तो अगर हमें अगर अगर आप कंपनीज को ऐसा लगता था कि जब हम डिविडेंड्स देते हैं तो यहाँ पे जो ग्रोथ ऑप्शंस है वो हमारा लिमिटेड हो जाएगा, तो उसकी वजह से हमें अभी डिविडेंड जो है वो देना है। ठीक है, तो यही चीज है। तो यहाँ पे जेरेमी सिगल जी ने जब पूरा ही एनालिसिस किया इसके बारे में, तो उन्होंने उनको पता चला कि यहाँ पे जितने भी कि जो भी मर्जर एंड एक्विजिशंस होते हैं, ठीक है, जब कंपनी ग्रोथ करना चाहती है इनऑर्गेनिकली तो वो जनरली एक्विजिशंस करती है। ठीक है, तो इस चक्कर में जब भी एक लेट्स से कि अगर $100 अगर स्पेंड होते हैं ये एक्विजिशन के मैटर में, तो वहां पे ऑलमोस्ट 7%, मतलब अराउंड $7 की जो वैल्यू है वो वहां पे डिस्ट्रॉय होती है। ऐसा जेरेमी सिगल जी ने जब पूरा ये रिसर्च वगैरह किया तब उनको पता चला। ठीक है, अभी यहाँ पे एक स्पेसिफिक एक एग्जांपल दिया हुआ है बर्कशायर हैथवे एंड वॉरेन बफेट का। ठीक है, तो वॉरेन बफेट जो है वो जाने जाते हैं कि जहाँ पे उनका जो शेयर है वो ऑलमोस्ट $500,000 अभी का मिल रहा है। $500,000, ठीक है, मतलब यहाँ के ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 करोड़। तो उनका जो शेयर है उनकी प्राइस इतनी है। ठीक है, बट फिर भी वो 1 सेंट का भी, 1 रुपए का भी वो डिविडेंड नहीं देते हैं। ठीक है, आज तक उनकी आई थिंक पूरी जो बर्कशायर हाथवे की जो हिस्ट्री है शेयर की, तो वहां पे आई थिंक 1 या 2 बार ही डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, और वो भी वॉरेन बफेट ऐसा जोक करते हैं कि भाई मैं बाथरूम ब्रेक के लिए गया था और तभी बोर्ड मेंबर ने अप्रूव कर दिया, वैसे बाकी अगर वो होते तो कभी अप्रूव नहीं करते। ठीक है, तो ये चीज था वॉरेन बफेट के लिए और बर्कशायर हाथवे। बट उन्होंने अगेन ये चीज भी बोला है कि वो सोचते डिविडेंड पे करने का अपने शेयर होल्डर को अगर जो डिविडेंड है वो टैक्स फ्री होता। ठीक है, तो ये अगेन एक सोचने वाली बात है अगेन कि यहाँ पे जनरली हम जब डीसीएफ मॉडल को हम यूज करते हैं। ठीक है, डीसीएफ मतलब ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो वाला जो मॉडल है कि जहाँ पे हम डिविडेंड वगैरह को लेके एक एक्सपेक्टेड रिटर्न को लेके हम उसके बेस पे हम करंट एक शेयर की प्राइस निकालते हैं। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने वॉरेन बफेट ने एक बार बोला है कि आज भी अगर हम देखते हैं तो मतलब वो अगर वो जो जो भी कंपनी को परचेस करते हैं, ठीक है, वहां पे वो हमेशा ये चीज ये मेट्रिक देखते हैं कि कंपनी डिविडेंड कितना देती है। क्योंकि आज अगर किसी कंपनी का अगर डीसीएफ निकालना है तो मेरे पास डिविडेंड का एक रिकॉर्ड होना चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, उसी के बेस पे ही तो हम निकाल सकते हैं ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी ये चीज बुक के अंदर मेंशन नहीं है, बट अभी जो मैंने वॉरेन बफेट का जो रिसेंटली बर्कशायर हाथवे का जो एनुअल रेट सॉरी एनुअल जो वो क्या बोलते हैं एक लेटर निकालते हैं। ठीक है, तो उसमें ये मेंशन था ये चीज कि यहाँ पे कंपनी मतलब वो ऑलरेडी कोको कोला के जो शेयर्स हैं वो ओन करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में। तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ 1 साल का जो डिविडेंड वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हाथवे ने जो कमाया है, ठीक है, वो है $724 million। आप सोचो, ठीक है, जबकि वॉरेन बफेट जो है वो 1 रुपए का भी डिविडेंड नहीं देते हैं, बट वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं कि जहां पे उनको डिविडेंड मिलता है। ठीक है, ये चीज हमें देखना है कि आप एक इन्वेस्टर कैसा होता है। ठीक है, फिर अगेन अगर ये चीज जो है वो वॉरेन बफेट जी ने ही बोली है। ठीक है, कि अगर मैनेजमेंट जो है वो अगर हमेशा शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में अगर काम करते हैं, ठीक है, तो डिविडेंड की कोई जरूरत नहीं है। ये ऐसा ये लाइन जो है वो बुक के अंदर लिखी गई है, आई थिंक जेरेमी सीगल जी ने बोली है, सॉरी वॉरेन बफेट जी ने नहीं, जेरेमी सीगल जी ने। ठीक है, और अगेन उनका यही है कि डिविडेंड जो है मतलब ऐसा पहले होता था कि जब कोई स्टैंडर्ड है, मतलब ये हम बात कर रहे हैं अराउंड 18 या 19 सेंचुरी की, कि जब यहाँ पे इतना सारा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम हमारे पास नहीं था। ठीक है, उस टाइम की ये हम बात कर रहे हैं। तो तब क्या था कि मतलब एनुअल रिपोर्ट जैसा कुछ नहीं था, मतलब अर्निंग्स भी, मतलब अगर आपको कोई किसी कंपनी का अगर चेक करना है, बुक्स वगैरह चेक करना है, तो वो बहुत ही डिफिकल्ट था, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट था उस टाइम पे। ठीक है, तो उस टाइम पे ये था कि अगर कंपनी अगर पैसा कमा रही है, ठीक है,
तब भी वो डिविडेंड देगी। तो डिविडेंड जो था वो एक प्रूफ था शेयर होल्डर्स के लिए, चेक करने के लिए कि हाँ भाई कंपनी जो है वो प्रॉफिट कमा रही है। क्योंकि कोई भी कंपनी जो है वो प्रॉफिट कमाए बिना, अगर सॉरी प्रॉफिट कमाए बिना कभी भी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देगी। मतलब लोन लेके वो डिविडेंड देना वो एक कि वो रीजनेबल भी नहीं है, और ऐसा होता भी नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। तो मतलब अगर डिविडेंड आ रहा है उसका मतलब है कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट कर रही है। ऐसा एक उस टाइम पे, जब हम उस टाइम की बात कर रहे हैं कि जब अकाउंटिंग का जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस वगैरह जो था वो इतना स्टैंडर्ड नहीं था, ठीक है। तो डिविडेंड अगेन एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक है जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। दूसरा रीजन था कि भाई डबल टैक्सेशन है इसीलिए हम डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, ये सारी चीजें। तो अगेन यहाँ पे जेरेमी सीगल जी ने है, जेरेमी सीगल जी जो है उन्होंने एक्चुअली उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे यूएस के, प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश, उनके साथ ये डिस्कशन वगैरह चल रहा था कि भाई आपको जो है वो ये डबल स्टैंडर्ड सॉरी डबल टैक्सेशन जो है, ठीक है, वो आपको एलिमिनेट करना चाहिए। क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है, मतलब दो सेम चीज के लिए अब दो जगह पे टैक्स पे करना वो गलत बात है, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने प्रपोजल जॉर्ज बुश जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, उनके साथ ये डिस्कस किया, और अल्टीमेटली वो पास भी हो गया, ठीक है। और इस चीज को कंपनी ने जो जितनी भी यूएस में जो कंपनीज थी, ठीक है, उन्होंने इसको अच्छे से वेलकम भी किया इस मूव को, और उन्होंने अपना जो डिविडेंड था वो भी सब्सटेंशियली इंक्रीज कर दिया, ठीक है। क्योंकि अब डबल टैक्सेशन वाला जो सीन था वो नहीं रहा था। तो ये दूसरा रीजन था जिसका जेरेमी सिगल जी ने सॉल्यूशन आपको बताया। तीसरा था कि इसॉप्स। अभी ESOPs मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस जो है, जनरली कंपनीज क्या है कि अपने कि लेट से कि टैलेंट, जब भी कोई टैलेंट वॉर चलता है तो कंपनीज क्या है कि अपने टैलेंट को या तो नए टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, रिटेन करने के लिए वो एक स्टॉक ऑप्शंस देती है, ठीक है। कि जहाँ पे कंपनी बोलती है कि आप हमारी कंपनी की ये जो शेयर है आपको हम राइट्स देते हैं कि आप इसके स्टॉक को इस प्राइस पे आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, ठीक है। जब भी आपको वेस्ट करना है उसके, जब भी नहीं, आई थिंक उसके लिए भी कुछ एक स्पेसिफिक एक पीरियड रहता है, ठीक है। वो सारा एक एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पे अगेन उस टाइम की बात है कि तब ऐसा था कि इसॉप्स जो है वहां पे आपको डिविडेंड नहीं मिलता था। मतलब इसॉप्स क्या है कि वो एक्चुअल में वो स्टॉक्स नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, एक राइट है कि जहां पे आप चेक कर सकते हो कि सॉरी आप जो राइट है वो उसको आप एक्सरसाइज कर सकते हो जब भी आपका जो टाइम होता है वेस्ट करने का स्टॉक्स को, ठीक है। तब तो उस दौरान जब भी आपके पास वो इसॉप्स है, वो राइट्स हैं, तब तक आप उसमें कोई भी डिविडेंड आप नहीं कमा सकते हो। मतलब अगर कंपनी डिविडेंड जो है वो अगर डिक्लेयर भी करती है तो भी वो आपको नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा खासा एक केस दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट का भी केस है। तो आइए हम इसको समझते हैं, इसॉप के बारे में भी हम थोड़ा यहाँ पे हम बेसिक नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे ही हमने देखा कि वहां पे डबल टैक्सेशन वाला जो सिस्टम था वो एलिमिनेट हुआ, तो माइक्रोसॉफ्ट ने तुरंत ही अपना सबसे पहला डिविडेंड जो था वो 8 सेंट का वो डिक्लेयर किया था। बट उसने उसी साथ ईसॉप की जो पॉलिसी थी, एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट जो था वो पायनियर था ईसॉप के बारे में, ठीक है। मतलब वो शुरुआत करने में ही माइक्रोसॉफ्ट ने ही की थी कि वो ईसॉप वगैरह, मतलब बुक के अंदर तो ऐसा लिखा हुआ है कि वहां पे हर एवरी टॉम डिक एंड हैरी यूज टू गेट ईसॉप्स इन माइक्रोसॉफ्ट। मतलब वहां पे जेनेटर को भी ईसॉप दिए हैं, मतलब बहुत सारे, मतलब ऐसा बोला जाता है कि अराउंड 10 to 12,000 मिलियनियर जो है वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के ईसॉप से बने हैं। ऐसा बुक के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, एक गेस लिखा हुआ है वहां पे। तो लेट से कि वहां पे हमने देखा कि ओके ये कॉमन स्टॉक वगैरह चीज है, ठीक है। और फिर मतलब कॉमन स्टॉक वो वहां पे नहीं देते थे, वहां पे वो देते थे ईसॉप, ठीक है। तो वो अगेन वो एक ऑप्शन है। फिर वहां पे लेट से कि हाँ देखो वो आ ही गया, मैं बोल रहा था कि अराउंड 10,000 जो है वो मिलेनियर जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक ऑप्शन से बने थे। उसके बाद हम देख सकते हैं कि वहां पे कॉमन स्टॉक जो थे वो ही सिर्फ एलिजिबल थे डिविडेंड के लिए। तो भी इस सब क्यों प्रेफर करती थी कंपनीज? क्योंकि वहां पे जो था वो टैक्स का एक एंगल था, टैक्स का एंगल था, मतलब कि जितने भी बड़े टॉप एग्जीक्यूटिव लेवल के जो थे, ठीक है, कि जिनके पास इस सब ज्यादा थे, तो वहां पे एक्चुअली उनको टैक्स बेनिफिट ज्यादा मिल रहा था। तो इसकी वजह से कंपनसेशन जो स्ट्रक्चर था वो भी ऐसे ही डिजाइन किया हुआ था कि जिससे कि जो टैक्सेस वगैरह है वो कम पे करने पड़े, ठीक है। तो यही मेजर मेजर अगर कोई चीज थी डिस्कस करने की तो यही थी, ठीक है। बट यहाँ से हमें लर्निंग यही लेना है कि डिविडेंड अगर कोई कंपनी देती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है।
ठीक है। ऊपर से आप अगर उसी डिविडेंड को अगर आप री इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिटर्न जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। दूसरा चीज हमने ईसॉप ईसॉप के बारे में भी हमने देखा कि ईसॉप जो था वो एक जनरली अच्छी एक पॉलिसी नहीं है कंपनी को लेके। ठीक है। और तीसरा, अगर कोई कंपनी अगर आपको डिविडेंड दे रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास अभी ग्रोथ ऑप्शन नहीं बचे हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये तीन चीजों को हमें याद रखना है और पूरा ये डिविडेंड वाला जो स्ट्रक्चर है वो हमें समझना है। ठीक है। थैंक यू।